से करके कर सकते हैं। सो बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं सर। मैं थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग पे आना चाह रहा हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं, और जो एक मेजर प्रश्न आया है, 100 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया होगा, वो जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या भविष्य दिखता है? भविष्य बहुत खराब और बहुत अच्छा दोनों है, क्योंकि मेरे को माना जाता है कि मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात करता हूं, तो मैं आपके चैनल पर साफ और स्पष्ट बात करूंगा। पहले देखिए, अच्छी बात तो है, पहले समझते हैं जरा एक अच्छी बात को, कि ज्यादातर एमएलएम कंपनीज हमारे इंडिया में हेल्थ और वेलनेस पे काम करने लगी हैं आजकल। तो उनके रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से आते हैं, और एग्रीकल्चर को अगर आप बूस्ट क्रिएट करके देते हैं तो इकोनॉमी पे असर आता है, तो इकोनॉमी पे असर आता है तो एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है। अब मैं एक एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके प्लांट्स हैं जो अलग अलग जगह पे, भारत में लगभग सबके प्लांट्स हैं, या तो आउटसोर्स किए हैं या खुद के प्लांट रन कर रहे हैं। जो बड़े हैं वो खुद के रन कर रहे हैं, और जो एमएलएम छोटी कंपनी है उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, और क्वालिटी पे जरूर चेक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ रखना भी चाहिए उनको। अच्छी बात यह है कि इससे एक तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो रही है, पीपल आर अर्निंग मोर, हमारी पर कैपिटा इनकम पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है। और पर कैपिटा इनकम को समझे मिस्टर वत्स, तो यूएस की आज पर कैपिटा इनकम $63,000 की है, जर्मनी की इस समय $54,000 है, यूके की $45,000 है। ये टॉप 3 इकोनॉमीज हैं दुनिया की पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से। पर जहां वो 40, 50, 60 हजार से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज $7,600 है। और आप समझिए कि 7,000 से 70,000 का जो फासला तय करना है, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है और बेरोजगारी दूर करनी है। वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए एमएलएम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है निश्चित रूप से। इसमें एमएलएम जिंदगी में दूसरा मौका देता है एक आदमी को, जो नहीं पढ़ पाया, जो काम नहीं कर पाया, जिसके घर पे पिताजी का बड़ा बिजनेस नहीं था। अगर आपके पास ना तो डिग्री, कोई कॉलेज की एजुकेशन थी, और ना पिताजी का बड़ा बिजनेस था, और आपको खुद ही करना है, और आप अकेले पढ़ गए हैं, तो एमएलएम से शुरुआत कर देनी चाहिए। तो मैं ये तो एक अच्छी बात है कि ये आपको कुछ ना कुछ कमाने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए अच्छे मौके देता है, एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करता है। और अगर आपका प्रोडक्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी कुछ चैनल पार्टनर्स हैं जो हमारी ब्रांचेस को हैंडल करते हैं। मैं ये देख रहा था कि चेक किया कि मैंने हमारे यहाँ जो करोड़पति की रेंज में चैनल पार्टनर्स हैं, जो एक तो था आईबीसी तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन जो चैनल पार्टनर है, जो ब्रांच चलाता है, मुंबई देखता है, दिल्ली देखता है, छोटा शहर देखता है, एक उड़ीसा में जगह है भद्रक, वहां तक हम छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गए हैं, वहां अपने ऑफिस खोले हैं। तो जो मेरा फ्रेंचाइजी मेरे साथ काम करता है, उन फ्रेंचाइजी में जो करोड़पति की रेंज में पहुंचे, उसमें से 60% लोग ऐसे थे जो एमएलएम बैकग्राउंड से थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एमएलएम कितना शेप अप कर पाता है एक आदमी को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी लर्नेबिलिटी को, उसकी सेल्स की कैपेबिलिटी को। तो एमएलएम दम देता है। बहुत बार ये होता है कि वो एमएलएम में सीखता है और फिर नेक्स्ट बिजनेस में चला जाता है, विच इज ऑल्सो गुड। तभी मैंने बोला कि मैं अपने बेटे को भी कहूंगा कि कुछ दिन एमएलएम में जरूर बता, कि जब तक तू धक्का खा के पिट के नहीं आएगा, तब तक तू सीख करके मजबूत नहीं होगा। उसके बाद उस लर्निंग को कहीं और इन्वेस्ट करना है तो जरूर करिए। तो आप हैरान होंगे कि जो मेरे 10 चैनल पार्टनर आज 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कर रहे थे, जो उनका क्यूमुलेटिव क्वार्टरली रेवेन्यू है, उसमें से 60% एमएलएम बैकग्राउंड से है। तो अगर मैं ऐसे एमएलएम इंडस्ट्री को ये कमजोर नहीं कहूंगा। दिक्कत है, आर यू इन अ राइट ऑर्गेनाइजेशन और अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन? आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप सही कंपनी में है कि नहीं है? मतलब डज दैट आंसर योर क्वेश्चन सर? यस यस, दैट्स ग्रेट सर। मैं एक चीज और अपडेट करना चाहता हूं सर। हम लोग, चूंकि हमारा मेन जो चैनल की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को एक मंच पे लाने को लेकर रही है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से भी लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करते हैं, पैरामीटर्स बताते हैं कि सही को और गलत को आप कैसे चुने। और जो हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड था सर 25th, उसमें हम लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जिन्होंने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बनी डायरेक्ट सेलिंग पे, उसका एक एक वर्ड ड्राफ्ट किया था। उनको हम इंटरव्यू में लेके आए, डिटेल में हमने चर्चा की कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और जो हमारा 50वां एपिसोड था सर गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग लेके आए फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर हेम पांडे सर, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी थी। उस समय वो फॉर्मर उसमें सेक्रेटरी थे वहां पे। सो उन्होंने बहुत डीप में, डिटेल में डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में। सर
मुझे ये वीडियो भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। हाँ यस, मैं दोनों के लिंक आपको भेजूंगा सर। वो दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी आए और हम लोग बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे भी थोड़ी क्लैरिटी इसमें चाहता हूँ। और आपका एक जो वीडियो आया सर, उसने हमें बहुत हेल्प किया, जी एमएलएम की सच्चाई। और मैं जी आज देख रहा था उसको लगभग 54 लाख लोगों ने अब तक व्यू किया है। और आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियोस में उसका जो नंबर है कोई 40वां नंबर है। और मैं मौका है हमारे पास में और कम्युनिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, सो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, टूल है, सही और गलत को दिखाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है और जी विजन क्लियर कर सकता है। उस वीडियो को भी हम लोग 1 करोड़ में हम लोग जल्द लेके आना चाहेंगे, एज ए कम्युनिटी हम लोग टारगेट लेते हैं। सो आपने जी बहुत क्लियरिटी दी सर, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है सर कि वो चाह रहे हैं कि आप एमएलएम के ऊपर में भी एक प्रॉपर केस स्टडी लेके आए। और कुछ लोगों ने ये चाहा है कि एमएलएम के ऊपर में एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव है, सो उसको लेके भी अगर कोई आप पर्टिकुलर कोर्स अगर लॉन्च करें सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा सर इस कम्युनिटी के लिए। ऐसा कुछ प्लान है सर? हाँ, इच्छा है, प्लान तो नहीं है। अभी इच्छा है, फिलहाल कोई प्लान नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा आपको, पहले ऐसे प्लीज इसको सर, बैकग्राउंड देता हूँ। प्लीज सर। इस इंडस्ट्री में आपकी, हम ये वीडियो लंबा ही रखेंगे, आप इस वीडियो को हाँ लंबा प्लीज डालिए, सर। लेट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा कि मैं केवल बोलूं भागो, आंख बंद करके नहीं चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इंसेंटिवाइज्ड महसूस करते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है, जब आपका मन करे तब आप काम करते हैं, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके पास हमेशा मेंटर्स रहते हैं, आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। पर क्यूनेट जैसी कंपनीज हैं, इनको मैं नहीं पसंद करता। मेरे ये हृदय को, मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूँ। अगर मैं नहीं पसंद करता तो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है मेरे पास में, तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड है, मैं नहीं पसंद करता, आप जैसे भी हैं। मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था, है, और उस मित्र की बहन की शादी में मैं उसके साथ गया था, और उनके ब्रदर, मतलब जिनसे शादी हुई लड़के से, वो लड़का आगे चल के क्यूनेट ज्वाइन कर गया। तो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त की बहन मतलब मेरी बहन, अब मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, तो भाई इनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, हमारे देश की तो प्रथा यही है। अब जीजा जी जो बोले तो मानना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर वत्स, मैं दुबई में था और ये भाई साहब क्यूनेट में थे दुबई में, और मैं अपना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा था। तो ये मेरे पास आए, गाड़ी में बैठ के मुझे बोले कि तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है विवेक, लेकिन अगर तू चाहता है तो तेरू जो बोलता जा रहा हूं वो करता था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला क्या करना है? तो क्या खड़ा होकर स्टेज पर ट्रेनिंग देता रहता है, आ एमएलएम ज्वाइन कर, मेरे साथ क्यूनेट ज्वाइन कर। मैं बोला कैसे? बोला 5 से 10 करोड़ रुपए हफ्ता कमाता हूं मैं, और ये उम्मीद कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए हफ्ते की मेरी इनकम हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, मतलब ऐसा 6 महीने में, ऐसा बोला। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड, एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। 2 जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। तो मैं उनको छोड़ के आ गया वहां पे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो, और आप इतना कमा रहे हो, उसमें जो सहयोग चाहिए मैं करूंगा। मैं आ गया चुपचाप वापस। अब उस बात को 3 साल हुए। 3 साल बाद वही जीजा जी, वो देखेंगे ये वीडियो मुझे मालूम है वही हमारे जीजा जी, आप जान के हैरान होंगे कि 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए मेरे को कम से कम 100 बार फोन कर चुके हैं। तो कि मुझे आप 50 हजार रुपए दिला दो महीना, 70 हजार रुपए दे दो, अपनी कंपनी में कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो। सो जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कोई कहानी सुनाता है, कोई कोई कहानी सुनाता है। क्योंकि मैं पैसे से इंस्पायर्ड हुआ ही नहीं आज तक कभी भी। मेरा इंस्पिरेशन आता है पर्पस से, लोगों की मदद करने से। पर्पस पे काम करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आता है। प्रॉफिट पे काम करेंगे, ना पर्पस अचीव होगा ना प्रॉफिट मिलेगा। सरल सी बात है। और वो ही मेरे जीवन में एक, मेरे आप आसपास किसी हमारी कंपनी की किसी भी लीडर से मिल लीजिएगा, एक तो कोई हमारे को छोड़ के नहीं जाता, जो पहले दिन ज्वाइन किए थे आज तक हमारे साथ हैं।
और वो आज हमारे साथ काम करते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, बताएंगे विवेक बिंद्रा कैसे आदमी है। मेरे को किसी ने कुछ कैश दे दिया था एक बार, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ मतलब लगभग 4-1 लाख रुपया कैश दिया था किसी ने कोलकाता में, टैक्सेबल अमाउंट था, पर कैश था मेरे पास में। अब मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंच गया, कोलकाता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैंने कसम खाली के 4 लाख रुपए खर्च कर दूंगा एयरपोर्ट पे मैं आज। पहली बार आपके माध्यम से अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, मैंने इतना पर्सनल स्टोरी डिस्कस नहीं करता प्लीज सर, आपके चैनल पे, पहली बार बता रहा हूँ। 4 लाख रुपए मेरे बैग में पड़े हुए और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे खर्च कर दूंगा आज। अब वहां पे बड़े एक्सपेंसिव बैग के भी शोरूम है, एक्सपेंसिव जूतों के भी शोरूम है, जहां बैग 50,000 रुपए का मिल रहा है, जूता 70,000 रुपए का मिल रहा है, घड़ी 1.5 लाख की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, गॉगल्स मिल रहे हैं महंगे आपको 40,000 रुपए के, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं वहां पे। और मैं कहा कि आज जान लगाऊंगा, खर्च कर दूंगा। इमेजिन करो, मैं 1.25 घंटा हो गया, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, जब मैं निकला तब तक मैं 1499 रुपए का खाली ईयरफोन खरीद पाया। मेरे लिए एक ही जगह खर्च करता हूं, मैंने सबसे ज्यादा खर्चा अपनी लाइफ में किताबों पे किया है। मेरी लाइब्रेरी आकर के देखिए, किसी दिन आपको इनवाइट करूंगा मिस्टर वत्स। इतनी किताबें हैं मेरे पास में, इतनी किताबें हैं। तो मैं पैसे से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंस्पायर्ड हुआ। और इसी के चलते हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, एथिकल एमएलएम कंपनी ज्वाइन करिए। और आपने बताया कि जैसे कि आप बताते भी अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को शेयर करते हैं कौन क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आप और जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है, ताकि लोग समझ सकें, सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बिना बात के गलत चीज को एक्सटेंड ना करें। सर कलकत्ता में आप सिर्फ 1499 रुपए खर्च कर पाए, मैडम साथ में नहीं थे, मैडम होते तो 4 लाख कम पड़ जाते शायद। नहीं, वो और कम करती। अच्छा, वंडरफुल सर। ये तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम का रहने वाला हूँ, जमीन पे सोया हूँ, चटाई पे रहा हूँ, चटाई पे सोता था, तकिया नहीं था, उबली सब्जी खाता था लंगर लाइन में बैठ करके। तो मेरे जीवन में मेरी पर्सनल इच्छा कोई भी नहीं है। आप मेरे को आके देखिए, मेरा रहन सहन, बहुत सरल जीवन जी रहा हूं मैं ना कभी महंगी घड़ी नहीं खरीदी। लोग मेरे पास इसलिए थोड़ी आते हैं मेरे पास गाड़ी कौन सी है, लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं उनको सिखा के आ सकता हूँ, बस उसी पे मैंने फोकस किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने बहुत टचिंग अपनी स्टोरी और फीलिंग बताई डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और ये एक विडंबना है सर, सबसे बड़ा दर्द, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से पार्ट हूँ और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और ये कसम खा के जुड़ा था कि पैसा मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यहीं जीना है और यहीं मरना है। और ये देख के दुख होता है सर, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता, लालच और प्रलोभन लेके आते हैं। और हालांकि गाइडलाइन में सर अच्छी बात ये है, जो गाइडलाइन है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की, इसमें कुछ पॉइंट बहुत क्लियर हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1986 के तहत आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंपनियां हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए आपने भी उसमें प्रकाश डाला। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग। मैं डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सर, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर है सर, वो 1,92,000 मिलियन डॉलर का है 2017-18 का। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट है अमेरिका का, लगभग 35,000 मिलियन डॉलर, और इंडिया का पार्ट सर उसमें मात्र 1,518 मिलियन डॉलर है। यानी हम टोटल हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, तो मतलब हम लोग सर 35,000 अमेरिका कर रहा है 32 करोड़ की पॉपुलेशन में, हर हम 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में मात्र 1,518 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा वॉल्यूम की संभावना है। सो इस इंडस्ट्री को आप जैसे लीडर की आवश्यकता है सर, ताकि सही डायरेक्शन मिले। और मेरी रिक्वेस्ट है सर, स्पेशली आप इस दिशा में आप सोचिए मत, आप प्लान कीजिए सर। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये जरूर शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी इस समय क्या कर रही है, अपना रिसर्च करके उसमें आपके भी इनपुट लूंगा मैं। और पर मैं सेल्स के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जिससे आप सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया एमएलएम इंडस्ट्री से पर्सनली, आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं। मतलब जब मैं फ्यूचर मेकर नाम की एक कंपनी थी, और वहां जाकर के मेरे एक दोस्त हैं आचार्य मनीष, वो रोज टेलीविजन पे आते हैं, 25-30 चैनल पे उनका शो आता है रात को, वो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, आचार्य मनीष बड़े पॉपुलर हैं। उनसे उन्होंने वहाँ कुछ उनका कुछ ट्रांजैक्शंस थे इनके साथ में, तो वो भी वहाँ थे। पर जैसे ही मैं उनसे मिला और उनको 5-7 क्वेश्चन किए, मैं इवेंट तो करके आया पर अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि इवेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लगाया,
मेरे को प्रमोट किया वहां पे, और आगे भी शेयर किया कि फ्यूचर मेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के आया। सो चैलेंज ये था कि मैंने उसी दिन आचार्य मनीष को बता दिया था कि अगर ये कंपनी 1 साल से ज्यादा चली तो मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा, और वही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ में। क्योंकि ये समय नहीं लगता आप समझने में, पहले समय लगा करता था मतलब बस कोई बिजनेस मॉडल को समझने में कि वो कितना सस्टेन करेगा। अभी किसी को मेरे साथ बैठा दो, 4 क्वेश्चन पूछते ही मैं आपको बता दूंगा उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहां जाके फंसेगा वो। अब तो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो गया ना, हजारों बिजनेस देख लिए अब हमने। राइट। तो अच्छे लीडर्स आपको चाहिए, यूर राइट, मैं भी इस पे काम करूंगा। अच्छे लीडर्स के लिए आपको एक से नहीं कईयों से सीखना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन अक्षय कुमार जैसा बिल्ड करना है, आपको परफेक्शन की डिजायर आमिर खान जैसी लेके आनी है, आपको विनम्रता अमिताभ बच्चन जैसी लेकर के आनी है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड दशरथ मांझी की तरह रहना है, विजनरी हमेशा वॉल्ट डिज्नी की तरह रहना है जिसने बहुत साल पहले ही विजन क्रिएट कर लिया था, अपॉर्चुनिस्ट बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह रहना है, ईमानदारी एथिक्स आपको रतन टाटा की तरह बिल्ड करने हैं, बिजनेस की इंटेलिजेंस और शार्पनेस मुकेश अंबानी की तरह लानी है, इंटेग्रिटी लाल बहादुर शास्त्री जैसी हो, लॉयल्टी मतलब जैसे एमएलए में लॉयल्टी बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कंपनी बार बार छोड़ देते हैं, लॉयल्टी होनी चाहिए बैराम खान की तरह जो अकबर के आर्मी चीफ थे, और लोगों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये नवजोत सिंह सिद्धू जैसा होना चाहिए। वो हर बात पे हंस पाते हैं, लोगों की तारीफ भी कर पाते हैं, उत्साह बढ़ा पाते हैं। करेज होना चाहिए, वो एयर होस्टेस थी नीरजा की जैसी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए महात्मा गांधी जैसी, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए नेल्सन मंडेला, 28 साल जेल में रहे लेकिन तो भी ऑप्टिमिस्टिक थे, इनोवेशन होना चाहिए सुंदर पिचाई जैसा जिन्होंने गूगल के सारे प्रोडक्ट बनाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, फट से आंसर दे दे कपिल शर्मा की तरह, उसको वहां से वो सीख सकते हैं, सरदार पटेल से मजबूत कैरेक्टर सीखिए, पैशन आप सीखिए टाइगर श्रॉफ से, जैकी श्रॉफ के बेटे, क्या जबरदस्त पैशन है उनका, और लोगों का सम्मान करना और सम्मानित एक कैरेक्टर बिल्ड कर पाना नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति से सीख सकते हैं। बेसिकली एक लीडर और एक फॉलोअर में केवल सोच का अंतर होता है। लीडर, समझदार लीडर वही है जो और लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स क्रिएट कर पाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, असली लीडर वही है जो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर, वो लीडर जो कई सारे लीडर्स को लीड कर सके, ऐसे लीडर तैयार करे, तभी आपकी एमएलएम की कम्युनिटी मजबूत होगी और एक्टिवेशन रेट तेज होगा। ये जो चीजें आपने बताई हैं सर, उनमें से मैक्सिमम चीजें अगर किसी एक व्यक्ति से सीखनी है तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सीख सकते हैं, जिनमें लॉयल्टी भी है, जिनमें मोटिवेशन भी है, जिनमें रिस्पेक्ट रिगार्ड करना भी है, मजबूती भी है। आप रोल मॉडल हैं सर हिंदुस्तान के। और देखिए, इस देश में समय समय पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज हुई हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, और जो आपने प्रूव किया है सर, जो दिया है अभी, जो बानगी आपने दिखाई है, नो डाउट सर 2050 तक हिंदुस्तान की जो भी दशा होगी, उस दशा में, उस पॉजिटिव दशा में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये हिंदुस्तान महसूस करने लग गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लीडरशिप पे आते हैं हम लोग। हमने तो एक किताब पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अनुसार सक्सेसफुल लीडर्स की 7 आदतें कौन सी होती हैं? अभी तो मैंने बहुत सारी बता दी आपको, अक्षय कुमार से, आमिर खान से, रतन टाटा से, वॉल्ट डिज्नी से, मांझी से, लाल बहादुर शास्त्री से, बैराम खान से, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, नेल्सन मंडेला, गांधी, कितने सारे उदाहरण दिए, टाइगर श्रॉफ, सरदार पटेल, बहुत सारे दिए। नेचुरली सर आपको सीखना पड़ेगा लीडर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं फिर समराइज करता हूं मिस्टर वत्स, वो ये है कि लीडर को सही जगह से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। लीडर असली व्यक्ति वही है जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे, जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करे और अपने उदाहरण के द्वारा सिखाए। खासतौर से आपकी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जेम्पलरी होना। जितना ज्यादा सी लीडरशिप इज नॉट एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट, इट इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट। टॉट मतलब सिखा के, कॉट मतलब देख करके। आप असली सीखते जो हो वो जब आपको लोग देख के सीखेंगे ना, वो बहुत दूर तक सीखेंगे, बजाय कि इसके जब आप उनको दिखा के बता के सिखाएंगे। तो इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है, अपने आचरण के द्वारा सिखाना है। श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कहते थे, पहले आचार फिर प्रचार। तो पहले आचरण चाहिए, बाद में प्रचार कर सकोगे आप, दम आ जाएगा, उसमें ताकत आ जाएगी क्योंकि वो रियलाइज्ड होगा। दैट्स ग्रेट सर। हम भी ये चीज बताते हैं, मेरी एक फेवरेट कोटेशन है कि बोल के सिखाना सबसे गलत और बुरा सिखाना है, करके दिखाना सबसे अच्छा और परमानेंट सिखाना है। बहुत खूब। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर।
जी और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। पिछले दिनों एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ के रख दिया और वो था सुशांत सिंह राजपूत का अचानक इस दुनिया से चला जाना। जी और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं सर, हमारे देश में भी और दुनिया में भी। आपके पास में आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं और आप में बिजनेस में एक बड़ा मुकाम है, लोगों को लीड कर रहे हैं, जीरो कंपनियों से आपने बहुत बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए हैं। सो एक आदमी सर सुसाइड जैसी का जब डिसीजन लेता है सुसाइड करने का, वो क्यों लेता होगा और उससे कैसे बचा जा सकता है सर? देखिए, सुसाइड जो है वो आंतरिक खोखलेपन को दर्शाता है। इसके रूट कॉज को समझेंगे, फ्रूट्स तभी ठीक मिलेंगे जब रूट्स ठीक होंगे। अब इंडिया में सुसाइड रेट हायर साइड पे नहीं है अभी भी। मैं थोड़ा आपको दूसरा डेटा देता हूं। हाईएस्ट डिवोर्स रेट इस समय यूएस में 60% ऑफ मैरिजेस गेट्स ब्रोकन विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज। मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूं, लगभग 10 में से 6 शादियां पहले 1 साल के अंदर यूएस में टूट जाती हैं, जिसके कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपराधिक वारदातों में जाते हैं, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। 13 साल से 18 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा अपराध करता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट। साइकाइट्रिस्ट की जरूरत सबसे ज्यादा यूएस में पड़ रही है। अगर आप देखेंगे कि more than 50% of Americans are visiting a psychiatrist at least once in a year. साल में एक बार कम से कम 50% अमेरिकन है जो किसी न किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना स्ट्रेस है उनको। और साइकाइट्रिस्ट इतना पेशेंट देख लेता है कि घर जाते वक्त वो दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। सो आप ये समझें कि जो डिवोर्स हो रहा है इंडिया में और या सुसाइड हो रहा है इंडिया में, वो आ कहां से रहा है? खास तौर से सुसाइड में डिवोर्स की बात नहीं करूंगा। सुसाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो जहां जहां आंतरिक खोखलापन और रिलेशनशिप्स कमजोर हो रहे हैं। आप देखेंगे बैंगलोर इज द नंबर 1 सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। वही बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली के अलावा आप देखेंगे तो देश में सुसाइड की खबरें आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हो रही है, मिल नहीं रही है। इंडियन सेट हो जाता है, इंडियन आदमी को तकलीफ नहीं है, उसे कुछ भी परिस्थिति में डालो वो एडजस्ट हो जाता है। इंडिया में आप समझो ना, मतलब मैं बहुत डिटेल में जाने की जगह बोलूंगा कि आप क्विकली आंसर एंड सोल्यूशन इज कि बजाय के अमेरिकन को कॉपी करें, हमारी कंपनी में हम बिल्कुल अमेरिकन कल्चर को कॉपी नहीं करते। हमारी कंपनी में हम एक दूसरे को सर और मैम बोलते हैं, फर्स्ट नेम से बात नहीं करते आज भी। क्यों? कई बार जब शुरू में मल्टीनेशनल कंपनी से मेरे पास लीडर्स आते थे तो बोलते थे सर फर्स्ट नेम से बात करना चाहिए, राहुल, अभिषेक, गौरव ऐसा बोलना चाहिए। मैं बोला अब राहुल सर, अभिषेक सर, गौरव सर, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसा बोलिए, नहीं लगे तो मैं आपको तो सर बोलूंगा, आपको तो धीरे धीरे उनको लगा यार ए विवेक सर हमारे को सर बोलते हैं करके, इतने जूनियर को भी, तो सबने बोलना शुरू कर दिया। मेरा आइडिया ये था कि अगर आपको अमेरिकन को कॉपी करना तो पूरा कॉपी क्यों नहीं करते आप? बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अमेरिकन फर्स्ट नेम से बात कर रहा है, वो अपने पिताजी को भी फर्स्ट नेम से बुलाता है, वो अपनी माँ को भी फर्स्ट नेम से बुलाता है, वो अपनी माँ को भी बोलता है सिम्फिया, जॉर्ज, वो सीधा नाम से बुलाता है। आप भी जाकर के अपने पिताजी को बोलेंगे ए शाम यहां बैठ आके, बोलेंगे आप? और वो जाकर के वो 4 खराब शब्द भी बोल देता है, वो FUC आप जानते हैं वर्ड, जो गंदा वर्ड है, वो भी बोल देता है अपने बाप को जाकर के, ऐसा बोल देता है, FUCU बोल देता है वो उनको। आप बोल सकते हो अपने पिता को गया के घर पे, वहां पे उनके कल्चर में, कल्चर पूरा कॉपी कर लो, 2 थप्पड़ पड़ेंगे पापा से, आपको अपने आप अकल आ जाएगी। बोले मतलब यही है कि जब आप पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकते तो मत करिए। भगवान शिव नशा करते थे तो मैं भी नशा करूं, भगवान शिव ने तो कंठ में लहर भी धारण कर लिया, तो तुम भी धारण करके दिखाओ। भगवान कृष्ण ने रासलीला करते थे, मैं भी कर लूं। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत भी उठा, तुम भी उठा लो, तुम गोवर्धन पर्वत में उठा लो, थोड़ा कॉपी उठा लो बस, खाली एक कॉपी किताब रख लो यहाँ पे 7 दिन के लिए। कॉपी नहीं करना चाहिए ऐसे किसी को, अपनी वैल्यूज को समझे। चाणक्य, पंडित, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान राम और कृष्ण का ये देश है जहां पे बहुत संस्कार सिखाए गए हैं। पिता की इतनी सी इच्छा पे 14 साल के लिए वनवास गए थे भगवान राम। ये देश हमारा देने के लिए देश है, हमें वैल्यूज क्रिएट करनी है दूसरों के लिए। यहाँ पे हम आई थिंक मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, वरना ये सब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं बोलते जाता हूँ। सुसाइड करना सर कोई भी करे, किसी भी परिस्थिति में करे तो क्या सही है? सुसाइड नहीं करेगा ना व्यक्ति, मजबूत जब हो जाएगा आंतरिक रूप से, जब राइट वैल्यूज बिल्ड करेगा, अमेरिकन को कॉपी नहीं करेगा, तो सुसाइड नहीं करेगा। और किसी भी परिस्थिति के अंदर सुसाइड करना गलत है। ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो यही है कि स्पीक अप बिफोर यू गिव अप।
आप एक कैंपेन रन कर सकते हैं इसके ऊपर, स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। दिक्कत आ रही है तो बोलो, बात करो, कह दो अपनी बात को। बहुत लोग हैं अभी आपको सुनने के लिए, यहाँ पे समय है देश में हमारे लोगों के पास में, पर आप बोलते नहीं, चुप रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तकलीफ आज है, आज से 10 साल के बाद याद भी नहीं रहेगी। मेरे को इतनी तकलीफें आई जीवन में, आज थोड़ी याद है मुझे उनकी, आज थोड़ी मुझे उनका दर्द हो रहा है। जिस समय तकलीफ आती है लगता है कि ये परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। राइट। इतना सा कमजोर माइंडसेट, अगर इतनी सी ताकत ले आओ ना आप निकल जाएंगे आगे। इतनी सी ताकत, कमजोर माइंडसेट के लोग हैं। अंदर क्या जा रहा है वो ध्यान रखना है। ये एमएलएम के लोगों से सीखने को मिलता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। ये मजबूत हो गया ना, यहां से अंदर घुस के इधर जाएगा तो कोई नहीं रहा। सावधान इंडिया थोड़ी देखना है आपको। दैट्स ग्रेट सर। बिगेस्ट सेटबैक ऑफ योर लाइफ एंड हाउ यू हैंडल इट? इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत सेटबैक की बात हो गया। अभी तो क्या है, व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। तो मेरे जितने भी सेटबैक्स थे, मैं उनके लेके बैठा नहीं, आई स्टेप बैक टू बाउंस बैक। सिंपल रूल है, जब भी कोई सेटबैक आए, आप नया रास्ता खोजो, आपको मिलेगा, और बाउंस बैक करो। एक्शन लोगे तो परसेप्शन ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या, अपन एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट सर। अभी थोड़ा हंसी खुशी की बात पे आते हैं। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ? फनी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ये अच्छी आपने प्रश्न पूछा। फनी मोमेंट, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा मजाक करने वाला आदमी नहीं हूं। फन पे मैंने कभी ज्यादा फोकस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मैं आनंद में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो एक होता है मजा, एक होता है आनंद। तो असली आनंद जो है ना, मजा तो हो सकता है किसी का मजाक उड़ाने में या आपस में मजाक उड़ने में आ जाए, आनंद आता है सेवा में। मैं आपको एक सबसे अच्छा मोमेंट बताता हूं। मैं जमशेदपुर में एक सांसद हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा। ये बात है 2011 की। और जमशेदपुर के सांसद थे अर्जुन मुंडा। तो मेरे को किसी ने उनसे मिलवाया, तो उनकी वाइफ मीरा मुंडा और अर्जुन मुंडा को मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ाया, उनको समझाया, उनको भगवान कृष्ण के मंदिर भी ले गया। और हुआ ये कि अचानक समीकरण झारखंड में बदले। नेपाल, झारखंड, ये सब वो सरकारें हुआ करती थी जो हर थोड़े दिन में बदल जाती थी। तो झारखंड की सरकार दोबारा बदली, पता चला अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्वेरिंग सेरेमनी के लिए कि आइए आप रांची आइए, और बोले क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दो काम करते हैं कि आप मिस्टर रतन टाटा से मुझे मिलवाइए, और जमशेदपुर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील की एक सॉलिड किचन बनाते हैं। वो मान गए। उनका प्रोजेक्ट समझाओ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मैं कहा कि इससे लगभग 15 करोड़ रुपए का दान लेंगे मिस्टर रतन टाटा से, और जमशेदपुर में प्रोजेक्ट बनाएंगे किचन का, मिड डे मील। सरकार 2.5 रुपए की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी फंड रेजिंग हम करा देते हैं। और वहां पे 65,000 बच्चे, ईस्ट सिंहभूम बोलते हैं उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, ईस्ट सिंहभूम बोलते हैं। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो उसका एक हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट का। राइट सर। तो मैं कहा कि मैं पूरा रिसर्च करके गया, पूरा केस स्टडी बनाया, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। तो बोले आपका क्या इंटरेस्ट है? मैं कहा मेरा इंटरेस्ट है वो 65,000 बच्चे स्कूल चले जाएं पढ़ने के लिए, खाना खिलाएंगे स्कूल के अंदर, गरम गरम राजमा चावल रोटी सब्जी खिलाएंगे उनको। वो खुद भी खा के जाएंगे, अपनी माँ के लिए भी पैक करके लेके जाएंगे। तो माँ कहेगी अपनी बेटी को, बेटी स्कूल जा, खाना भी खा के आएगी, पढ़ाई भी करेगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो फ्री है, ये जो है जमशेदपुर में आपको खाना भी मिलेगा यहाँ पे स्कूल में। तो गरम गरम खाना भी मिलता है, पढ़ने भी जाती, साथ में पैक करके ले आती है। मम्मी भी राजमा चावल खाती है, उनको मजा आता है। तो हुआ ये, इससे लड़कियों का जो ड्रॉप आउट हुआ वो घट गया। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर मेरा प्रोजेक्ट देखा, उनको पसंद आया। उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैं कहा ऐसा करते हैं, इनको समझाते हैं। मैं टाटा ग्रुप में गया, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर रतन टाटा, सबसे मैं मिला, उनको प्रपोजल दिया। मतलब उम्र मेरी कम थी, 2011 की बात है, तो समझो आज से 9 साल पहले, अगर मैं अभी 38 का हूं तो तब समझो मैं 29 साल का था। तो मैं जाके उनको समझाया। मैंने कहा कि ऐसा है, आपकी ना गाड़ियां लेंगे, एक सेंट्रल किचन बनाएंगे, वहां पे सारा खाना बनेगा, और टाटा एस और टाटा 407 आप ही की यूज करेंगे, महिंद्रा की गाड़ी यूज नहीं करेंगे। और उसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे कि जमशेदपुर अडॉप्टेड बाय टाटा स्टील, फीडिंग 65,000 पुअर चिल्ड्रन एवरी डे। वो दिन में 8 घंटे गाड़ी घूमेगी, तो आपकी ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट भी होगी। जब तक वो गाड़ी रहेगी तो उस पर आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी। और अगर आप ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट का अगर खर्चा ले लें एक गाड़ी का, तो एक गाड़ी की कॉस्ट ही आपकी 1 साल के लिए उसके लगभग 4.5-5 लाख रुपए आपको कम से कम खर्च करना पड़ता है अपने एरिया के अंदर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने में। 5 लाख की टाटा एस बन भी जाती है, और उसकी लाइफ है 7 साल, यानी कि आपकी 1 साल की एड के खर्चे पे 7 साल की एड हो जाएगी, और बाकी प्रोजेक्ट फ्री हो गया। तो उनको लगा यार ये लड़का बहुत तेज है,
इसने जबरदस्त तरीके से पूरा प्रोजेक्ट समझाया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे पहले किचन बनाया है, तो हमने इस्कॉन के साथ मिलकर पहले भी ऐसे किचन बनाए थे। तो वो 65,000 बच्चों की फिर किचन बनी भी, मैं 15 करोड़ रुपए उनसे दान लेके भी आया और वो किचन भी बनाई। आज भी 65,000 बच्चे खाते हैं। मैंने पहली बार तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। आज भी मेरे फेसबुक पे जो लोग जाते हैं, फेसबुक पे अगर आप 2011 की मेरी पर्सनल प्रोफाइल फोटोग्राफ्स देखेंगे तो अर्जुन मुंडा होंगे, टाटा ग्रुप के सारे लीडर्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ होंगे, मैं होऊंगा, रिबन काट रहे होंगे, आपको सब दिखेगा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मैं फन की जगह मैं सर्विस के मोमेंट में ज्यादा असल में आनंद लेता हूँ। अभी लॉकडाउन में भी आपने सर बहुत सारा चैरिटी किया, दान दिया। मैं आपको बात बताता हूँ सुरेंद्र भाई, मैं दान चैरिटी तो बहुत सालों से ही कर रहा हूँ, पर मैं बता नहीं रहा था। हुआ ये कि अब हम इतना पब्लिक में आ गए ना, इतना लाइमलाइट में आ गए, तो अगर मिस्टर रतन टाटा की फोटो लगाते रहे, देखिए इन्होंने इतना करोड़ रुपए दिया, अमिताभ बच्चन जी ने, सलमान खान जी ने इतना डोनेशन दिया, इस सब लोगों ने इतना किया, दूसरों की तारीफ करते थे तो नीचे लोग कमेंट में लिखते थे, विवेक बिंद्रा तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो काफी दिन तक मेरी टीम के लोग बोलते रहे कि सर बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो हम अवॉइड कर रहे थे। वो क्या कहते हैं ना, कार्यकर्ता असली वही है जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। पर यहाँ पे जैसे जैसे हम लाइमलाइट में आने लगे तो उसकी आवश्यकता बढ़ती चली गई। तो फिर हमने सोचा कि अब हमें इसको थोड़ा प्रोजेक्ट और पोजीशन कर देना चाहिए। पर ये समझ लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ मिस्टर सुरेंद्र, मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उसके 3 हकदार होते हैं। सर फिलॉसफी समझा देता हूँ, मैं जो पैसा कमाता हूँ उसके 3 हकदार होते हैं। उसका जो तीसरा हकदार है वो पहले नंबर पे होता है, पर बताता हमेशा तीसरे नंबर पे हूँ। पहले मैं पहले हकदार के बारे में बताता हूँ। उसका पहला हकदार है कंज्यूमर। जिसने मुझको पैसा दिया है तो मुझे उसको ऐसा प्रोडक्ट बना के देना है कि उसको उसका लाभ मिल सके। 3 हकदार हैं पैसे के, तो जो मैंने पैसा कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा कंज्यूमर पे वापस खर्च कर देंगे, उसको ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कंटेंट, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सर्विस बना के देंगे कि वो डिलाइटेड महसूस करे। उसका दूसरा हकदार है वो हमारी लीडरशिप, हमारे एम्प्लॉइज। तो वो पैसा मैं उनमें बांटता हूँ, उनको ईसॉप देता हूँ, कंपनी के शेयर होल्डर बनाता हूँ, उनको उनको अच्छे इंसेंटिव देता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 1 क्वार्टर में जो हमने एम्प्लॉइज को सैलरी, तो खैर किसी की काटने का मतलब ही नहीं होता, किसी को नौकरी से निकालने का मतलब ही नहीं उठता, नौकरी से तो निकालना बहुत दूर की बात है लॉकडाउन में। सैलरी किसी की कभी एक दिन आज तक जिंदगी में लेट नहीं होने दी हमने। पर हमने जो उनको इंसेंटिव दिए इस दौरान कोरोना क्राइसिस में, ये टोटल ग्रुप के की जो सैलरी कॉस्ट थी उसका 1/3 केवल सेल्स वालों को इंसेंटिव मिला, ओवर एंड अबव सैलरी। तो उन्होंने मेरे को पर्सनल वीडियोस बना बना के धन्यवाद किए कि सर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आपने हमारी तनख्वाहें 3-3 गुना इंसेंटिव के साथ में बढ़ा दी। तो मेन बात यह है कि पहला है हकदार कंज्यूमर, जो हमारा कंटेंट कंज्यूम करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करता है। दूसरा हकदार है हमारे एम्प्लॉइज, हमारे लीडर्स। और तीसरे हकदार है वो कृष्ण, जिन्होंने बुद्धि दी, इंटेलिजेंस दी कंपनी चलाने के लिए। तो उनकी सेवा के लिए हम समाज की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 जगह मैं पैसा लगाता हूँ। मेरी अपनी तनख्वाह अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आप चक्कर खा के गिर भी जाए। सर बताइए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा सर, एक नई दिशा मिलती है आपकी हर काम से, हर कार्य से। मैंने पब्लिक में कभी बताया नहीं, लेकिन आज आज आपने पर्सनल बातें बहुत करा दी हैं। मैं केवल कंपनी से 1.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेता हूं, जिसमें मेरा खर्चा सारा अच्छा सा निकल जाता है। पर मेरे पास में 1.5 लाख से ऊपर की तनख्वाह पे कम से कम 100 लोग हैं। मतलब समझिए 1-1 करोड़ के पैकेज वाले बहुत लोग काम करते हैं जो मेरी टीम में काम करते हैं। पर मेरी जरूरत नहीं है पैसे की, तो मैं लेता नहीं। मैं ट्राई करता हूँ मेरी जो 90% इनकम है वो चैरिटी में देता हूँ। अपने पास 1.5 लाख रुपया इतना सफिशिएंट है कि मैं खुल के उसमें खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खर्च कर नहीं पाता। जब खर्च करने जाता हूँ तो लगता है ये पैसा भगवान का है, ये समाज का है, ये एम्प्लॉइज का है, तो मैं अपने पे यूज नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से ये ऐसा मैं नहीं है कि अपने मन को मार रहा हूँ या कोई कहानी सुना रहा हूँ। उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं वृंदावन में, गुरुकुल में, आध्यात्मिक जीवन जमीन पे बहुत समय बिताया। वो सबसे खुशी का समय था। वहीं से ताकत आई है, डिटैचमेंट आ गया। रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ तैयार किए हैं सर हमने आपके लिए। चलेगा। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बिंद्रा की एक ताकत और एक कमजोरी। हाँ, ताकत और कमजोरी रैपिड फायर है। देखिए मेरा मेरा मिशन है वही मेरी ताकत है, मेरा मिशन है वही मेरी कमजोरी है। मिशन क्या है सर? मेरा मिशन है भारत के व्यापारियों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, देश की जीडीपी पे इंपैक्ट लेकर के आना, भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को बॉस्टन के बराबर खड़ा करना, पीलीभीत के एक बच्चे को पेरिस के बराबर खड़ा करना, उनको मजबूत बनाना। ये मेरा मिशन है, ये मेरी ताकत है और यही मेरी वीकनेस भी हो जाती है। इसके कारण मैं अपने कई नुकसान कर बैठता हूँ, चाहे वो मेरी हेल्थ का हो, परिवार को समय ना दे पाना और चीजें करना। वही मिशन मेरी स्ट्रेंथ है, वही मेरी वीकनेस है। मिशन को हिलने नहीं देंगे।
That's great, sir. What is best compliment you have gotten? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, पर एक और बताता हूं आपको। ईस्ट का हार्वर्ड बोला हमारे को। अभी हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है, हम दूसरों की केस स्टडी बनाते थे, अभी हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी बना रहा है। और दूसरा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये था कि जब मैं अपने गुरुजी के पास बैठा था और वो किसी और गुरुजी को बता रहे थे, मतलब किसी और सीनियर भक्त को, किसी संत को बता रहे थे कि ये मेरा शिष्य है। जब उन्होंने बोला ये मेरा शिष्य है, तो उस दिन मैं सबसे ज्यादा गर्वित महसूस हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वरना एक सदगुरु शिष्य को स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला ये मेरा शिष्य है, तो वो दिन मेरे लिए एक सफलता होती है। जैसे मतलब कभी फादर प्राइड के मोमेंट से बोलते हैं ना, ये मेरा बेटा है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे, क्योंकि वो मेरे गुरु ही मेरे पिता के समान है। तो जब उन्होंने बोला है तो बहुत वो दिन कभी भूल नहीं सकता मैं। That's great, sir. श्रीमद् भगवत गीता के अलावा आपकी मनपसंद बुक कौन सी है? आप पहले से तैयारी करके आए थे, आपको पता है कि आप मनपसंद किताब पूछेंगे तो मैं भगवत गीता बोल दूंगा। सारी दुनिया जानने लग गई है सर ये। अच्छा ठीक है, तो इसलिए आपने पहले ही पूछ लिया। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा बताओ भाई, गीता में बताओ। चलो ठीक है, एक किताब है 4DX, 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, क्रिस मैकचेस्नी की, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक किताब है द वन थिंग बाय गैरी केलर, वो मुझको बहुत पसंद है। ये दोनों किताबों ने मेरे अर्ली करियर को काफी शेप अप किया। सर आपका किताब पढ़ने का तरीका किस प्रकार रहता है, थोड़ा कुछ बताएंगे सर? किताब पढ़ने का तरीका मेरा रहता है स्पीड रीडिंग। मैं बहुत स्पीड से पढ़ता हूँ। स्पीड रीडिंग सीखना भी चाहिए आपको, बहुत स्पीड से कैसे पढ़ा जाता है। और मेन मुद्दे किताब से जल्दी निकाल लेता हूँ। अब तक बहुत किताबें मैंने पढ़ ली है, ऐसे गिनी तो नहीं कितनी पढ़ी है, पर हाँ हफ्ते से 10 दिन में एक किताब मैं खत्म कर लेता हूँ। अभी भी रेगुलर पढ़ते हैं सर? बिल्कुल, कैसे छोड़ देंगे, ये तो भोजन है हमारा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक गलती जो आपने की और लोग न करें। शुरुआत के दिनों में मैं एम्प्लॉइज का ध्यान रखने का बहुत प्रयास किया, फिर भी नहीं रख पाया। तो एचआर को डिपार्टमेंट नहीं समझे, एचआर को कल्चर समझे। ओके, यही गलती मैंने किया था। एचआर को डिपार्टमेंट समझता था, लोगों का ध्यान रखना, ये डिपार्टमेंट लोगों का ध्यान रखेगा, एचआर डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉइज का ध्यान रखेगा। सबका ध्यान रखना ये पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है, ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो आज अपनी वो गलती मैं चाहता हूं कि लोग ना करें। शुरू में हमने कुछ गलतियां करी। एक मेरे पास हैरी शेफर्ड नाम के ट्रेनर हुआ करते थे, आज तक मैं उनसे माफी नहीं मांग पाया क्योंकि कभी बात नहीं हुआ दोबारा। पर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 12,000 रुपए की बेचारे की तनख्वाह थी, बहुत छोटी, मेरे बिल्कुल शुरुआती पहले 6 महीने की बात थी, और उसका टीडीएस काट लिया गया अनजाने में। और उसने पूछा और तब मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मुझे महसूस होता है, देखो वो बेचारे ने कभी शिकायत नहीं करी मुझे, लेकिन आज मुझे बात याद है कि 12,000 रुपए पे टीडीएस कैसे काटा, वो तो आता ही नहीं था नियम में। पर क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया और कमजोर टीम थी, आप बिल्कुल नए आपने काम किया, आपने ये गलतियां कर दी, तो वो गलती से उसने मुझसे आज तक कभी शिकायत नहीं करी। पर जब मुझे याद आता है तो मुझे आज भी उस बात का बहुत दुख होता है। एम्प्लॉइज का ध्यान रखना एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए। ये गलतियां कभी नहीं की जानी चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। भगवान अगर सामने आए और जल्दी से बोलें कि एक वरदान मांगो तो क्या मांगेंगे? अपनी सेवा में लगाए रखो। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आपके गुरु या मेंटर कौन है और उनकी कोई एक सीख